Good morning, all of you. Today we are going to start a chapter known as prevention of operation and mismanagement. Prevention of operation and mismanagement जो हुआ करता था as per Companies Act 1956, वो सेक्शन 397 से चालू होता था और सेक्शन 409 पे खत्म होता था. So prevention of operation and mismanagement of Companies Act 1956 सेक्शन 397 से 409 हुआ करता था. 1 जून 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये सारे सेक्शंस को खारिज कर दिया, वॉइड कर दिया और कंपनीज एक्ट 2013 का जो नया सेक्शन है उसको इंप्लीमेंट कर दिया. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इंप्लीमेंटेड न्यू सेक्शंस ऑफ ऑपरेशन एंड mismanagement of Companies Act 2013, and that is from section 241 to section 245. सेक्शन 241 से लेकर के सेक्शन 245 तक जो सेक्शन है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है. कब से इंप्लीमेंट कर दिया गया है? 1 जून 2016. और ये 2017 के एग्जाम्स जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं वहां से एप्लीकेबल है. तो बिकॉज वी आर अपेयरिंग इन 2017-18 फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग के ये सब सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है. पुराना सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, आपको नया सेक्शन पढ़ना है 241 से लेकर के 245. और ऑब्वियस बात है कंपनी से 2013 लाया क्यों किया था? लॉ को बढ़ाने के लिए, कंसाइज करने के लिए. तो इतना सारा जो अंडरस्टैंड सेक्शन था उसको हटा करके लॉ को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया गया. जस्ट इमेजिन ना 12-13 सेक्शंस वर देयर एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 सेक्शंस. समझ में आ रहा है? फ्रॉम सेक्शन 4 की 5 241 2 3 4 5. तो सेक्शन 241 से लेकर के 245 सेक्शंस हम बता दें घटाने के बावजूद भी प्रोविजंस बढ़ा गया है. मतलब सेक्शंस घट गया है, प्रोविजंस फिर भी बढ़ा हुआ है. पहले छोटा छोटा सेक्शन था वहां पर, यहां पर बड़ा बड़ा सेक्शन है. सो सेक्शंस हैव रिड्यूस्ड बट द प्रोविजंस हैव इंक्रीज्ड. स्कोप ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इज वाइंडेड अप. मतलब अब ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट किया जा सकेगा. चैप्टर का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हमको बताएंगे कि कैसे ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट किया जा सके. और ये बात तो किसी से छुपा नहीं है कि इंसाफ कहां होता है. तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए अगर आप अपील करने जाएंगे, कहां जाएंगे? कि मेरे साथ ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशन कि ऑपरेशन. ऑपरेशन का हिंदी वर्ड बताओ. जाति. माय गॉड, बुद्धि में जा रहा है. मिसमैनेजमेंट गड़बड़, गड़बड़ घोटाला. तुम लोग इंग्लिश में ही सीखो. ऑपरेशन एंड क्या बताइए तो? ऑपरेशन एंड कहां जाओगे अपील करने? हाँ, जितना भी इंसाफ करना होगा कौन करेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT. तो इतना दिन से ये सब सेक्शंस इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि NCLT नहीं खुला था. लेकिन जैसे ही हम लोग का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल खुल गया, NCLT खुल गया, ये सब सेक्शंस जो है तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया. ये सब सेक्शंस बनाया कब गया था पता है? कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था ना तभी बन चुका था. 3 साल पहले ही बन चुका था. वो तो 3 साल तक हम लोग क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सके? क्योंकि NCLT खुला हुआ नहीं था. अब खुल गया है, इसलिए अब हम लोग ये सब सेक्शन इंप्लीमेंट कर दिए. चैप्टर का बैकग्राउंड समझ में आ गया है? कौन लेकर के आया? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शंस इंट्रोड्यूस किया 241 से लेकर के 245. कब इंट्रोड्यूस किया? 1 जून 2016. and removing the previous sections of operation and mismanagement. Let us start. सबसे पहले सेक्शन नंबर बताइए, थोड़ा मुंह खोल करके बोलिए. सेक्शन 241 ऑफ Companies Act 2013. Now according to section 241 of Companies Act 2013, जानो तो सही कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है. सेक्शन 241 बोलता है when the affairs of the company, when the अफेयर नहीं, अफेयर्स. अफेयर्स, अफेयर्स मतलब समझ में आता है? अफेयर्स मतलब सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल मतलब बहुत सारा काम. अफेयर नहीं, अफेयर्स. एक एक वर्ड के ऊपर जो है ना पंच है. एक एक वर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक जाति हो गया, आप लोग तो बोल देंगे ऑपरेशन हो गया. नहीं, वो ऑपरेशन. एक जाति सबको अलाउड है, एक अफेयर सबको अलाउड है. बट क्या अलाउड नहीं है? अफेयर्स. आपको जैसे समझना समझ लो. when the affair नहीं, affairs. Affairs is a singular term की plural term. So when the affairs of the company, when the
affairs of the company have been conducted or are being conducted. You understand? Have been conducted or are being conducted. Have been conducted मतलब past tense. Are being conducted मतलब present continuous tense. When the affairs of the company, plural, have been conducted, past, or are being conducted, present, in a manner, affairs of the company have been conducted or are being conducted in a manner which is prejudicial, in a manner which is prejudicial. Prejudicial matlab against either public interest or company's interest or members' interest. Prejudicial either against company's interest or public interest और members' interest. या तो public के interest के खिलाफ काम हो रहा है, या कंपनी के खुद के interest के खिलाफ काम हो रहा है, या member के interest के खिलाफ काम हो रहा है. Either against public interest or company's interest or members' interest. Affairs of the company have been conducted or are being conducted in a manner prejudicial, मतलब against either public interest, company's interest or members, either public interest or company's interest or members' interest. So this is known as operation and क्या बताइए तो mismanagement. क्यों ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि आप कंपनी का अफेयर्स को इस तरीके से या तो चलाए थे पास्ट में या अभी चला रहे हैं कंपनी का अफेयर्स को. यू आर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच अ मैनर, या फिर यू वर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच अ मैनर जिससे किसका इंटरेस्ट हानि हो रहा है? पब्लिक का इंटरेस्ट खराब हो रहा है, मेंबर का इंटरेस्ट खराब हो रहा है, तो उसके साथ तो जागती हो रहा है ना मेंबर का. अगर आप मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं तो ये क्या है? उसके साथ जागती. कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं तो क्या है? मिसमैनेजमेंट. नहीं समझा रहे बाबा? या तो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर कंपनी के खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं. दिस इज नोन एज मिसमैनेजमेंट. आप पहचानो, हम दो चार तो एग्जांपल दे रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, कि मेंबर्स इंटरेस्ट के खिलाफ है, कि कंपनीज इंटरेस्ट के खिलाफ है. पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट, कंपनीज इंटरेस्ट, तीन ही है ना? पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट, कंपनीज इंटरेस्ट. कंपनी लगातार बार बार जो पॉल्यूशन का लिमिट्स बनाया हुआ है उसको क्रॉस कर रहा है. पब्लिक इंटरेस्ट. कंपनी जानबूझ करके लॉस वाला कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है, अनडिसेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन. कंपनी का डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है? कंपनी का डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर रहा है. बार बार लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा रहा है. कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी खुद के खिलाफ काम कर रहा है क्योंकि डायरेक्टर्स लोग जो है उन लोग लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अनडिसेंड बिना ड्यू डिलिजेंस किए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे रहा है. कोई भी डिसीजन ले रहा है बिना ड्यू डिलिजेंस किए, बिना चेकिंग किए, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है. मेंबर लोग से इंपॉर्टेंट जानकारी बार बार छुपा लेता है, बिना मेंबर के परमिशन के डिसीजन ले लेता है. लगातार 6 साल हो गया, ह्यूज प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स कमाया, लेकिन मेंबर लोग को डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया. मुंडू मेंबर्स इंटरेस्ट. क्या खिलाफ हो रहा है तेरे रे? क्या खिलाफ हो रहा है रे? डिविडेंड चैप्टर बाकी है ना मेरे ख्याल से इस बैच में. हाँ बेशर्म में है. डिविडेंड देना क्या रहता है? तो लगातार 6 साल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, डिविडेंड नहीं दिया, ऑपरेशन हो गया. इज इट एन ऑपरेशन? जाग जाओ. डिविडेंड लगातार 6 साल से डिक्लेयर नहीं किए. In spite of earning huge profit, the company has not declared dividend since last 6 years. हाँ, ये मेंबर के खिलाफ है, ये ऑपरेशन है, जागती है नहीं. डिविडेंड डिक्लेयर किए और सब मेंबर लोग को दिए, सब मेंबर को दिए, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिए. क्या ये ऑपरेशन है? अच्छा बता दे, एक जन के साथ भी अगर होगा तो ऑपरेशन है. क्या ये ऑपरेशन है? सबको डिविडेंड दिए, खाली शेयर होल्डर को नहीं दिए. कम ऑन. आंसर इज नहीं है. अफेयर है, अफेयर. अफेयर्स नहीं है. ऐसा एक ही बार हुआ है. एक जन के साथ भी अगर बार बार होगा तो क्या है? अफेयर्स. ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा जन के साथ हो तो ही ऑपरेशन है. एक मेंबर के साथ भी अगर आप जागती करेंगे तो ऑपरेशन है, लेकिन जागती कब बना जाएगा? जब अफेयर्स हो.
एक बार भूल हो गई, सबको डिविडेंड दिए, इसको नहीं दिए, ठीक है, इट्स ओके, सीधे एनसीएलटी में पधार जाओगे। नहीं हो, बार बार कंपनी सबको डिविडेंड देता है, इसी मेंबर को बार बार डिविडेंड नहीं देता है। ऑपरेशन बुद्धि में जा रहा है तो कदम फुट फुट करके रखो, समझ आया? और ये बात किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि सारस मिस्त्री और टाटा ग्रुप का केस अब कहां पर है? एनसीएलटी। माय गॉड, हु हैज फाइल्ड द केस? हाँ, साइरस मिस्त्री हैज फाइल्ड द केस। क्या अंडर सेक्शन नंबर कौन सा? 241। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप के ऊपर केस किया है एनसीएलटी में, क्लेमिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। 31 जनवरी को सुनवाई है, 31 जनवरी को एनसीएलटी में। तो जब 31 जनवरी को सुनवाई होगा तो ऑब्वियस बात है मीडिया चैनल इसको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि क्या हो रहा है। समझ में आया? तो ध्यान से पढ़ लो। वेंदी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर कौन सा? 241। वेंदी, अफेयर नहीं, अफेयर्स, अफेयर, अफेयर नहीं, अफेयर्स। वेंदी, अफेयर्स of the company have been conducted or are being conducted. Affairs of the company have been conducted or are being conducted in a manner which is prejudicial either against public interest or company's interest or any member or members interest. Any member or members interest. Are we through with this? यहां तक क्लियर है? अब जो नया सेक्शन 241 है ना, इट हैज बीन ब्रॉडेंड। ब्रॉडेंड मतलब जो पुराना, इट कॉरेस्पॉन्ड्स द पुराना सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 397। इट कॉरेस्पॉन्ड सेक्शन नंबर कौन सा बताइए ना? 397। मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। इट कॉरेस्पॉन्ड सेक्शन नंबर कौन सा? 397। सेक्शन 397 में क्या था पता है? जानना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग ही वो नए बैच हैं जिन लोग पहली बार सीख रहे हैं। तो जब नया बैच को पढ़ाया जाता है तो पुराना और नया दोनों पढ़ाया जाएगा। पुराना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पुराना सेक्शन में लिखा था व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड, when the affairs of the company are being conducted, affairs of the company are being conducted, वहां पर past tense covered नहीं था। नहीं समझा रहे बाबा? मतलब अगर आपके साथ पहले कभी जागती हुआ तो आप अपील नहीं कर सकते। What rubbish! मतलब आपको सेक्शन 397 पुराना सेक्शन बोलता था जागती चल रहा हो, ऑपरेशन चल रहा हो, जब ऑपरेशन हो रहा है तभी अपील करो। ऑपरेशन हो गया अब क्या? तो जब ऑपरेशन चल रहा है तो वो बेचारा कैसे अपील करेगा? उसको ही इज बीइंग ऑपरेटेड, माय गॉड, उसके ऊपर तो जाती चल रहा है, उसका तो सोचने समझने का शक्ति ही नहीं है उस समय। नहीं समझा रहे बाबा? तो पुराना वाला बहुत छोटा बुद्धि का एक्ट था, वो बहुत छोटा बुद्धि का प्रोविजन था। बोलता था अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड। व्हाट रबिश यार, व्हाट रबिश। मतलब तुम पास्ट टेंस के लिए नहीं जा सकता था। जब तुम अपील करेगा तुम्हारे साथ जागती हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी जागती हो रहा है तो आओ, पहले हो रहा था भाग यहां से। लेकिन अभी इस चीज को सुधारा गया सेक्शन 241 में। पुराना जो था उसमें पास्ट टेंस कवर्ड था नहीं, अभी क्या पास्ट टेंस कवर्ड है। व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड और आर बीइंग कंडक्टेड in a manner which is prejudicial, in a manner which is prejudicial against public interest or company's interest or any member or members interest। कितना टेंस होता है? हाँ, और कौन सा है? वो भी कवर्ड है, वो भी कवर्ड है। और ध्यान से सुनो, सेक्शन 241 खत्म थोड़ी ना हो गया। और a material change has taken place in the management or control of the company, or a material change मतलब important change, क्या important change, or a material change यानी very important change has taken place, a material change has taken place, material change हो चुका, material change will take place की has taken place, material change has taken place in the management or control of the company, material change has taken place in the management or control of the company। सर material change has taken place in the management or control of the company मतलब क्या? सर क्या चेंज हो गया in the management or control of the company जो कि material माना जाएगा? जब मैनेजमेंट में आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था या फिर जो मैनेजर था वही लोग चेंज हो गया, एमडी या फिर मैनेजर लोग क्या हो गया? चेंज। माय गॉड, तो फिर ये मटेरियल चेंज माना जाएगा। या तो आपका एमडी चेंज हो गया या फिर कौन चेंज हो गया? मैनेजर या फिर एनी अदर डायरेक्टर, तो ये क्या माना जाएगा? मटेरियल चेंज, बिकॉज इट्स अ चेंज इन मैनेजमेंट। या फिर ओनरशिप ऑफ शेयर्स चेंज हो गया, बोलो फटाफट बोलो। कंपनी के अंदर ओनरशिप ऑफ
शेयर्स क्या हो गया, चेंज। मतलब पहले शेयर होल्डिंग किसी और के पास था, वो अपना शेयर होल्डिंग किसी और को बेच दिया। अब पुराना ओनर रहा कि नया ओनर, नए लोग ओनर बन गए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ व्हाट, शेयर्स, यानी चेंज इन मेंबरशिप। चेंज इन मेंबरशिप मतलब पुराने मेंबर्स ज्यादा रहे कि नए मेंबर्स आ गए। सो बिकॉज ऑफ अ मटेरियल चेंज, बिकॉज ऑफ अ material change in the management or control of the company, material change in the management or material change कहां हुआ है, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कैसे होता है मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी? मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी मतलब क्या, परचेज मैनेजर बदल गया, सेल मैनेजर बदल गया, कि डायरेक्टर्स को चेंज कर दिया गया, एमडी मैनेजर डायरेक्टर्स को बदल दिया गया, और बताओ ओनरशिप ऑफ शेयर चेंज हो गया, यानी चेंज इन क्या हो गया, मेंबरशिप। मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस कहां, इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस कहां, इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। And it is likely that the affairs of the company will be conducted. It is likely, जब बोल रहे हैं यार तो उसी से समझ में आ जाना चाहिए था। And it is likely that the affairs of the company will be conducted. Affairs of the company will be conducted either against company's interest or members' interest. यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। बोला जब तक पब्लिक के खिलाफ काम नहीं होता, ये हम लोग मानने वाले नहीं है कि पब्लिक के खिलाफ काम होने वाला है। पहले करके दिखाओ फिर मानेंगे पब्लिक के खिलाफ काम होने वाला है। आपको कैसे पता कि पब्लिक के खिलाफ काम होने वाला है? आपको कंपनी के खिलाफ पता चल सकता है काम होने वाला है, अपने खिलाफ पता चल सकता है काम होने वाला है। सो फ्यूचर टेंस में खाली क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूचर टेंस में क्या है, खाली कंपनीज इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट। बताओ फ्यूचर टेंस में क्या बोला गया, मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस कि विल टेक प्लेस? कैसे पलटी खाते हो रे बाबा, बच्चा नींद से जाग रहा है, बोला फ्यूचर टेंस ना, मटेरियल चेंज विल टेक प्लेस। सब कुछ फ्यूचर टेंस नहीं है, मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस, मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, एंड इट इज लाइकली that in future, it is likely that in future the affairs of the company will be conducted either against company's interest or members' interest. तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाकर के कंपनी मेंबर के खिलाफ या कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने वाला है? ऐसा कुछ हुआ होगा तब ना लग रहा है कि बस ऐसे ही लग रहा है। एनसीएलटी ना लात मार के भगा देगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर एक मटेरियल चेंज हुआ है इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो एक रीजन तो होना चाहिए ना। It is likely that in future the affairs of the company, it is likely that in it is likely that in future the affairs of the company will be conducted in prejudicial to what, company's interest or members. Why is it likely? Why is it likely that in future the company is going to conduct its affairs against its own company's interest and member or members interest? Why is it likely that in future such things are going to happen? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? Because the material change has taken place. Because the material change has already taken place in the management or control of the company. नहीं समझा रहे बाबा? This is section number कौन सा? 241. इसमें past, present, future सब कुछ covered है. Past tense, present tense, future tense. अब कहां बच करके जाओगे जुल्मियों? या तो मेरे साथ पास्ट में हुआ होगा, या प्रेजेंट में हो रहा होगा, या फ्यूचर में होगा। माय गॉड क्या होगा? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो अब तो नया कंपनीज एक्ट 2013 तीनों चीज को कवर कर लिया। पास्ट टेंस भी कवर्ड है, प्रेजेंट टेंस भी कवर्ड है, फ्यूचर टेंस भी, और कोई टेंस भी होता है क्या रे बाबा? नहीं समझा रहे बाबा? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब तो कवर्ड है। माय गॉड कुछ बचा क्या? तो अब कहां बच करके जाओगे? तो अब साइरस मिस्री वाला जो अगर केस का बात करें, साइरस मिस्री बोल रहा है कि अफेयर्स जो हुआ है ना वो कंपनी के भी खिलाफ है और मेंबर लोग के भी खिलाफ है। साइरस मिस्री ने एनसीएलटी में ये दाखिल किया कि अफेयर्स आर अगेंस्ट द कंपनीज एंड मेंबर्स। साइरस मिस्री एनसीएलटी को जब चिट्ठी लिखा है अपील करने के लिए, अप्लाई किया है ट्राइब्यूनल में, तो उसमें लिखा है कि किस तरीके से रतन टाटा का नाम लिया गया, कि किस तरीके से जो मिस्टर रतन टाटा है वो डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया करते थे, ठीक से काम नहीं करने दिया करते थे, और फिर डायरेक्टर्स लोग भी उसका बात सुनता था और कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता था। रतन टाटा को जो अच्छा लगता था वो करता था, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता था। कौन बोला ये सब बात? किसको? कि रतन टाटा जो बोलता था डायरेक्टर लोग को वही करना पड़ता था, और डायरेक्टर लोग भी जो है कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना चालू कर देता था।
जब इन लोग को कोई टाई अप करना था तो उबर के साथ टाई अप नहीं करके, उबर है ना रे बाबा, व्हाट डू यू कॉल्ड, यूबर और उबर, तो उबर के साथ टाई अप करना चाहिए था। ये सब साइरस मिस्त्री ने कहा कि उबर के साथ टाटा मोटर्स को कुछ समझौता करना था, तो उबर के साथ टाई अप करना चाहिए था उस समय, क्योंकि उबर सस्ता रेट दे रहा था। लेकिन उबर के साथ टाई अप नहीं करके ओला के साथ रतन टाटा ने टाई अप करने को कहा, जबकि रतन टाटा इज ऑल्सो नॉट अ डायरेक्टर फॉर देयर। फिर भी रतन टाटा का पहुंच इतना है कि बाद बाकी डायरेक्टर को बोला कि ओला में पैसा लगाओ। क्यों? क्योंकि रतन टाटा का खुद का निजी निवेश है ओला में, रतन टाटा का खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ओला में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। रतन टाटा पैसा लगा रखा है किसमें? ओला। तो उबर में इन्वेस्ट नहीं करके ओला में इन्वेस्ट टाटा ग्रुप से करवाया गया, जो कि सारे मिस्त्री क्लेम कर रहा है कि हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता कहां? उबर में। उबर के साथ टाइप करने में वो सस्ता रेट दे रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग ओला के साथ टाइप किए बिकॉज ऑफ रतन टाटा's पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन ओला, ही आस्क्ड अस टू इन्वेस्ट इन ओला। टाटा नैनो का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, अपना जिद को कायम रखने के लिए रतन टाटा ने क्या किया, जो टाटा नैनो का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उससे भी नीचे सेलिंग प्राइस रखा। टाटा नैनो का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, क्योंकि रतन टाटा अनाउंस कर दिया था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, लक टक या कार बनाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा था, उसके नीचे सेलिंग प्राइस करके बेचना पड़ा, विच रिजल्टेड इन लॉस। ऐसा बहुत सारा वो एग्जांपल दिया है, मतलब अफेयर है कि अफेयर्स है, बहुत सारे एग्जांपल दिया है। हाँ, अफेयर्स है। आर बीइंग कंडक्टेड, have been conducted, not are being conducted, have been conducted. Can he claim relief? Can he claim relief? ये तो एलिगेशन है, उसका राइट है एनसीएलटी के पास जाने का। नहीं समझा रहे बाबा? अब एनसीएलटी में छानबीन होगा कि ये सब जो बोल रहे हैं ये सब सही है कि नहीं, नहीं समझा रहे बाबा? तो he has every right to appeal to कहां पर? एनसीएलटी। He is claiming operation and mismanagement, बुद्धि में नहीं जा रहा है। You tell me, डायरेक्टर को बिना बताए हटा देना, एक डायरेक्टर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देना, बिना बताए उसको हटा देना, क्या ये ऑपरेशन है? मुंडू कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन कब होगा? जब मेंबर के साथ जागती हो रहा है। माय गॉड। तो इसलिए साइरस मिस्त्री जो इतना दिन से रो रहा था, मेरे को हटा दिया, मेरे को हटा दिया, एनसीएलटी में अगर जाकर के ये बोलेगा कि मेरे को हटा दिया, तो एनसीएलटी भी हटा देगा, क्योंकि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कैन बी क्लेम्ड इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। दैट इज व्हाई जस्ट सी द स्ट्रेटेजी ऑफ साइरस मिस्त्री। ही रिजाइन फ्रॉम ऑल द पोस्ट्स ऑफ अ डायरेक्टर। So first he resigned from all the posts as a director. Now, because he was no more a director of any Tata Group companies, he was only a shareholder. In the capacity of a shareholder, he can apply to NCLT. नहीं समझ में आया? डायरेक्टर लोग का नहीं सुनेगा NCLT, मेंबर लोग का सुनेगा। तो स्ट्रैटेजी समझ में आया? जब टाटा ग्रुप बोल रहा था चले जाओ, तब तो गया नहीं, मीटिंग कर करके इसको एक एक कंपनी से निकाल रहा था एज अ डायरेक्टर। जितना कंपनी में वो डायरेक्टर से निकाला नहीं गया था, मीटिंग होना बाकी था, खुद ही क्या कर दिया, और रिजाइन करके अगला दिन किसके पास अपील कर दिया? एनसीएलटी। बिकॉज सेक्शन 241 क्या बोलता है? हु कैन अप्लाई टू एनसीएलटी? मेंबर। बुद्धि में जा रहा है? तो एक बार सेक्शन 241 हम वापस से बोल रहे हैं, ध्यान लगा करके सुनिए। सेक्शन 241 हम क्या बोल रहे हैं? When the affairs of the company, according to section 241, when the affairs of the company have been or are being conducted in a manner which is prejudicial either to public interest or company's interest or any member or member's interest. Public interest, company's interest, any member or member's interest. ये past और present हुआ। और a material change has taken place, कि will take place. Material change तो हो चुका और a material change has taken place. कहां पर material change has taken place?
in the management or control of the company. Material change has taken place in the management or control of the company. As a result of which, it is likely that in future the affairs of the company will be conducted either against company's interest or members interest. Company's interest or member or members interest. Public interest यहाँ पर covered नहीं है. This situation is known as operation and what? Mismanagement. अब सेक्शन 241 में ये भी लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सीक रिलीफ. सीजी कैन ऑल्सो अप्लाई टू ट्राइब्यूनल. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई टू NCLT, National Company Law Tribunal, seeking relief from operation and mismanagement only if the company's affairs are being conducted against public interest. Only if the company's affairs are being conducted against public interest. और सेंट्रल गवर्नमेंट को तेरा इंटरेस्ट से क्या मतलब है और तेरा मेंबर का इंटरेस्ट से क्या मतलब है? सीजी को क्या चीज से मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट. तो सीजी एनसीएलटी के पास जा सकेगा क्या? बिल्कुल जा सकेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए जा सकता है. किसके पास? एनसीएलटी. इफ द कंपनीज अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. यहां पर खाली क्या कवर्ड है? पब्लिक इंटरेस्ट. संभालते जा रहे हैं. दिस सेक्शन नंबर कौन सा? इंसाफ होगा. कौन करेगा इंसाफ? सेक्शन 242 में. सेक्शन 242 में इंसाफ होगा. पॉइंट नंबर 1 में कुछ ऑर्डर रहेगा, पॉइंट नंबर 2 में भी कुछ ऑर्डर रहेगा. और पॉइंट नंबर 2 में ज्यादा ऑर्डर नहीं है. तो एनसीएलटी छोड़ेगा नहीं, इंसाफ करेगा. पॉइंट नंबर 1 में कुछ ऑर्डर पास करेगा. पॉइंट नंबर 1 है कि सबसेक्शन 1 है? सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 में इंसाफ करेगा एनसीएलटी. सबसेक्शन 2 में भी इंसाफ करेगा एनसीएलटी. क्लॉज ए से लेकर के एम तक. बुद्धि में नहीं जा रहा है सर. बच्चा का जान लेंगे क्या? क्लॉज ए से लेकर के एम तक हम लोग को कैसे याद होगा? याद करना पड़ेगा या तो कोर्स छोड़ दो. चले जाओ एनसीएलटी के पास. ऑपरेशन हो रहा है तुम्हारे साथ भी. खुशखबरी बेटा. अरे पार्टी करो पार्टी. इसमें से 2 क्लॉज अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, सी और जी. अरे 2 कम हो गया. हाँ? नहीं तो कुछ तो राहत मिला. सर जब जुल्म का सीमा पार हो जाता तो फिर दर्द थोड़ी ना होता है. चलिए आइए दिखाते हैं. सेक्शन 241 क्लियर हो गया क्या मेरे बच्चों को? क्या है सेक्शन 241? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. चालू मत हो जाना हमेशा. सेक्शन 241 क्या है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सेक्शन डील्स विद. पक्का? हाँ है कोई लाल जो हाथ उठा करके आंसर दे सके? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या है? फुल हैंड. फुल हैंड. आपने वहां पर सबसे पहले हाथ उठाया. 41 नहीं है. बैठ जाओ. बैठो बैठो बैठ जाओ. मॉर्निंग टाइम. अभी भी नींद में है. बोलिए. द कंपनी हैज बीन कंडक्टेड. अफेयर्स तो खाए गए आप. बैठो बैठो बैठ जाओ. इतना इंपॉर्टेंट वर्ड कोई कैसे खा सकता है? As per section 241 of Companies Act 2000, आगे बढ़ो. When the affairs of the company have been conducted or are being conducted in a manner which is prejudicial either to the interest of the public or company or any member or members or and मतलब तो फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब साथ में चलना चाहिए. और any material change has taken place in the management or control of the company. Material change has taken place in the management or control of the company. Material change has taken place in the management or control of the company. कैसे हुआ होगा मटेरियल चेंज? मटेरियल चेंज मैनेजमेंट और कंट्रोल में कैसे हुआ होगा? चेंज इन चेंज ऑल्ट्रेशन. और चेंज मतलब क्या?
Alteration of managing director or manager or any other director. Change in the ownership of shares. Very good. Change in the ownership of share or membership. And it is likely because of such material change. Because of the material change that has taken place, and material changes taken place in the management or control of the company. Material change has taken place in the management or control of the company. It is likely that in future the affairs of the company will be conducted which are prejudicial to the interest either of the company or the member of the members. Very good. यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर टेंस में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है. कोई बात नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट का याद आ रहा है. दूसरा पॉइंट है ना सीजी, उसमें खाली पब्लिक इंटरेस्ट ही है कि सीजी कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. तो पूरा बैलेंसिंग एक्ट हो जा रहा है. फ्यूचर टेंस में पब्लिक इंटरेस्ट कवर्ड नहीं है, तो सीजी खाली जाएगा ट्राइब्यूनल के पास पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. Are we through with this? इंसाफ हो करके रहेगा. इंसाफ होगा. कौन करेगा इंसाफ? बोलिए ना. अंडर सेक्शन एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर्स. क्या एनसीएलटी हैज द पावर टू पास द ऑर्डर्स अंडर सेक्शन. अब ध्यान से सुनो, ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 242 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 बोलता है इफ it is proved that the affairs of the company have been or are being conducted. My God, मतलब it is proved. अगर ये prove हो गया, if it is proved, the allegations that you made in subsection, if the allegation that you made in section number कौन सा 241 वो prove हो गया, मतलब operation mismanagement है, ये prove हो गया. Yes, there is an operation and mismanagement. Yes, there was an operation and if it is proved, if operation mismanagement is proved, then NCLT will pass the order under section number कौन सा 242 subsection 1. subsection 1 में लिखा हुआ NCLT क्या order पास करेगा? Any order to put an end to operation and mismanagement. हमको नहीं पता हम क्या ऑर्डर पास करेंगे. हम कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए. इतना ये बहुत नैरो है कि बहुत वाइड है? बहुत वाइड है, बहुत वाइड. बोला कुछ भी एनसीएलटी कुछ भी कर सकता है टू पुट एन एंड, टू ब्रिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड. कुछ भी ऑर्डर हम पास कर सकते हैं जस्ट टू ब्रिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. मेरे बच्चों को ऐसा ऑर्डर अच्छा लगता होगा. हाँ, बोला क्या करेगा सर, वो एनसीएलटी के ऊपर है, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं. वो कुछ भी कर सकता है टू पुट एन एंड टू ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. बट एनसीएलटी यहां तक खामोश नहीं रहा. सबसेक्शन 2 में कंपनी से क्या बोलता है, ध्यान से सुनो. विदाउट अफेक्टिंग द पावर टू पास एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन नंबर कौन सा 1. मतलब सबसेक्शन 1 में जो हम बोले वो तो करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं. विदाउट अफेक्टिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड, आई वुड लाइक टू ऐड विदाउट अफेक्टिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड, आई वुड लाइक टू, मतलब एनसीएलटी और क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है. सबसेक्शन नंबर कौन सा 2. एग्जांपल दिया गया कि एनसीएलटी और क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है. अब सबसेक्शन 2 में चलते जाएगा. कोई बता सकता है सबसेक्शन 2 में? खाली पॉइंट्स हम पूछ रहे हैं, क्लॉजेस पूछ रहे हैं. ये क्या है? सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 हो गया, एनी ऑर्डर. सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी तो नोटिफाइड नहीं है ना. हाँ बेटा, हाँ जी नोटिफाइड नहीं है. गजब बच्चे, एक बार बोल देते हैं दिमाग में बैठा लेते हैं. याद रखने का तरीका, सीजी नोटिफाइड नहीं है. समझ में आया? सीजी नोटिफाइड नहीं है. अगर मेरा बस चले विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, हम तुमको बोल सकते हैं ये सब ऑर्डर है पढ़ो, और हम भी तुम्हारे साथ पढ़ना चालू. नहीं समझा रहे बाबा, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है उसको गुला करा दे रहे हैं. हो गया, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है. वाह क्या बात है, बड़े से याद रहेगा एग्जाम में. सो आई ऑलवेज टेक एन एफर्ट कि आप लोग क्लास में ही दिमाग में बैठा ले. आप लोग अंदाजुन रट लेते हैं. अब क्या हम लोग इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई तुमको जाकर के ना भड़काएगा, मतलब जानबूझकर, बिकॉज ऑफ जेलेसी, शेयर जेलेसी, कि तुम्हारा इतना अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है, तुमको सारा सेक्शन वगैरह याद है, उसको कुछ याद नहीं है,
तो दूंगा, तुम तो रट लिया होगा, तुम रट लेता है, तुमको समझ में नहीं आया, रट लिया होगा, बोले थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि एग्जाम में याद करके लिखना रहेगा। हम लोग भी कुछ भी लिख देंगे, एनी ऑर्डर एज वी डीम फिट। समझ में आया? और अंधाधुन रट लेना है कि समझ में आ रहा है? समझने के बाद याद करना भी जरूरी है क्या? हाँ, नहीं तो लिखेंगे क्या? बाबा जी का अंडा बना करके आएंगे। देखिए, सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2, भरोसा रखो ए से लेकर के क्लॉज एम तक। सर कैसे सर इतना सारा है? अरे कुछ इतना सारा नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, देखना चालू करो। इंसाफ कौन करेगा? आज सारा एनसीएलटी जो है ना अपना इंसाफ का आग बाहर निकालने वाला है, इतना सारा ऑर्डर को पास कर सकता है। एनसीएलटी हैज अ पावर टू डायरेक्ट, टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द, क्या बताइए ना, डायरेक्शन एज टू कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर। डायरेक्शंस एज टू कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर। ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जो हुआ वो हुआ। अब कंपनी किस तरीके से अपना अफेयर चलाएगा, कहां पर? फ्यूचर में। कौन डायरेक्शन देगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी जो दिशा निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा, आपको कंडक्ट करना पड़ेगा कंपनी का अफेयर वैसे ही इन फ्यूचर। सो एनसीएलटी हैज अ पावर टू गिव डायरेक्शन, क्या? टू गिव डायरेक्शन एज टू व्हाट? कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर। आई रिपीट, एनसीएलटी हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन एज टू कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर, कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर। आर यू थ्रू विद दिस? जो मेंबर त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है किसके पास आकर के कि मेरे साथ हो गया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, उस मेंबर का जो शेयर्स है ना, वो हम लोग बाद बाकी मेंबर लोग को खरीदवा देंगे या फिर कंपनी को खुद से ही खरीदवा देंगे। मेंबर चिल्ला रहे कि उसके साथ क्या हो गया, ऑपरेशन। अब इलाज तो करना पड़ेगा ना रे बाबा, कैसे इलाज करें? उसका शेयर जो है, एक काम करो, तुम इस कंपनी से इतना ही दुखी हो तो अपना शेयर ही सल्टा दो, बेच दो, हम खरीदवा देते हैं, मेंबर्स लोग से खरीदवा देते हैं। और अगर कोई मेंबर लोग इसका शेयर खरीदने को तैयार नहीं है तो कंपनी बाईबैक कर लेगा तुम्हारा शेयर। नहीं समझा रहे बाबा? अच्छा, उस समय क्या बाईबैक का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, ये सब ऑर्डर है किसका? एनसीएलटी का। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर बाय अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी और बाय द कंपनी इटसेल्फ। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द मेंबर, बोलो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर बाय अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी और बाय कंपनी इटसेल्फ। तुमको अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम कंपनी के मेंबर ही मत रहो। तुम्हारा जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है, मार्केट प्राइस तो गिर गया होगा, जब केसेस चल रहा होगा तो हो सकता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाए कि गिर जाए। जब इतना सारा ट्रबल हो रहा है कंपनी में, गंदा गंदा न्यूज फैलाया जा रहा है, तो मार्केट प्राइस तो गिरेगा ही। हम मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम फेयर वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। हम लोग एक्सपर्ट से वैल्यू निकाल लेंगे शेयर का, एक्सपर्ट को अपॉइंट करके हम वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे, वो वैल्यू पर शेयर तुमको मेंबर लोग से हम दिलवा देंगे। और मेंबर लोग देने को तैयार नहीं है तो हम बोलेंगे कंपनी तुम्हारा शेयर बायबैक कर लेगा। तुम डिमांड नहीं कर सकते एनसीएलटी के पास जाकर के। तो एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवा करके हम मेंबर का शेयर जो है, शेयर्स ऑफ मेंबर विल बी परचेज बाय either other members or by the company itself। अरे तो हम बोल रहे थे आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप डिमांड नहीं कर सकते हैं एनसीएलटी के पास जाकर के कि ना मेरे को ना ये वाला इंसाफ चाहिए, ये जो है ना ये पूरा पॉइंट नंबर बी दे दीजिए ना। आप समझ रहे हैं? जो एनसीएलटी को उचित लगेगा वो वही ऑर्डर पास करेगा। फिर देखिए, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है एनसीएलटी। क्या लगा सकता है बताओ ना? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और एनसीएलटी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप लोग अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे और कंपनी अभी किसी को नया शेयर अलॉट नहीं करेगा। एनसीएलटी कैन पुट द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि ट्रांसफर ऑफ शेयर अभी होने वाला नहीं है या फिर नया शेयर अभी किसी को अलॉट मत करो। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आर वी थ्रू विद दिस? और क्या कर सकता है एनसीएलटी? टर्मिनेट
टर्मिनेट यानी क्या? कैंसिल। मॉडिफाई, एनसीएलटी टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकता है बताइए तो, बोलिए। टर्मिनेट या फिर मॉडिफाई कर सकता है। टर्मिनेट, मॉडिफाइड एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एमडी, मैनेजर या एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओए एनसीएलटी क्या कर सकता है? टर्मिनेट या फिर मॉडिफाई एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी, मैनेजर या फिर एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बुद्धि में जा रहा है? मतलब कंपनी ने एमडी को रखा था, अपॉइंट किया था ना रे बाबा, कंपनी मैनेजर को अपॉइंट किया था या फिर डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, एनसीएलटी उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट जो है उन लोग का क्या कर सकते हैं? कैंसिल। बुद्धि में नहीं जा रहा है। एनसीएलटी उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? कैंसिल। या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्या कर सकता है? मॉडिफाई। मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं फिर मॉडिफाई। मान लो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए थे, अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पे कितना साल लिखा हुआ है? 5 साल। क्या एनसीएलटी इसको 1 साल कर सकता है? 6 महीना कर सकता है? जो मन करेगा एनसीएलटी मॉडिफाई भी कर सकता है। 5 लाख रुपया पर मंथ का रेम्युनरेशन फिक्स हुआ था, उसको 5,000 रुपया कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सो एनसीएलटी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट्स विद द एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर। मॉडिफाई। बुद्धि में नहीं जा रहा है? जा रहा है सर? वापस से टर्मिनेट और मॉडिफाई एग्रीमेंट्स विथ पर्सन्स अदर देन क्लॉज ई। क्लॉज ई में किसके साथ टर्मिनेट या मॉडिफाई कर रहे थे? एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर। बट एनसीएलटी खाली एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है टर्मिनेट मॉडिफाई करे, इसके अलावा कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ, क्रेडिटर लोग के साथ, डिबेंचर वालों के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एनसीएलटी किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई और टर्मिनेट का पावर रखता है। एनसीएलटी हैज अ पावर टू टर्मिनेट और मॉडिफाई एग्रीमेंट्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन द पर्सन्स मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर ई। नहीं समझा रहे बाबा? क्लॉज ई में किसके साथ टर्मिनेट मॉडिफाई था? एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर। इसके अलावा हम किसी के साथ और भी कर सकते हैं क्या? हाँ। टर्मिनेट मॉडिफाई एग्रीमेंट किसके, एक बच्चा अब चिढ़ करके पूछा किसके साथ टर्मिनेट मॉडिफाई होगा यार? एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर के साथ होगा, कभी बोलने सप्लायर के साथ होगा, किसके साथ होगा? मेरे को भी नहीं पता, किसको पता होगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी क्लॉज नंबर ई में पावर रखता है एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई टर्मिनेट करने का। और क्लॉज नंबर बता, क्लॉज एफ में किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मॉडिफाई कर सकता है। नहीं समझा रहे बाबा? हम बता रहे थे ना, अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी बहुत सारा जानबूझ करके लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, नहीं समझा रहे बाबा, तो एनसीएलटी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? हाँ। जैसे अभी हम टाटा का एग्जांपल दे रहे थे कि टाटा वाला लोग ओला के साथ क्या कर रखा है? कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बेनिफिशियल क्या था? उबर। तो अगर एनसीएलटी का मन किया तो क्या एनसीएलटी टाटा ग्रुप और ओला का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सकता है? हाँ। बुद्धि में जा रहा है? आप क्यों कंपनी को मिसमैनेज करेंगे? बुद्धि में जा रहा है? So NCLT is a power to terminate or modify the agreement with directors and with outsiders, third parties. Are we through with this? Are we through with this? और सुनो, NCLT और क्या कर सकता है? Removal of director. कोई मॉडिफाइड टर्मिनेट नहीं, हटा ही देंगे, निकाल देंगे उसको। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर समझ में आता है? हाँ सर, ये तो सबसे सिंपल पॉइंट है। रिकवरी बोलो फटाफट। एक क्या था? हाँ, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। और बताओ? हाँ, रिकवरी। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन that directors have had during the tenure when the operation mismanagement was going on. Recovery of undue gains that the directors have earned. Recovery of undue gain that the directors have earned during their tenure when the operation mismanagement was going on. नहीं समझा रहे बाबा? जितना भी उन लोग पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, अनड्यू गेन कमाया है, कौन लोग? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करके। बाद में जब एनसीएलटी ओला लोग को बुलाया, अरे ओला तो ओला ही है रे बाबा, ओला जो भी है उसको बुलाया,
बोला आप लोग क्या किए थे? बोला हम लोग सर इसको ब्राइब दिए थे, हम लोग इसको ब्राइब दिए थे 500 करोड़ का, या 500 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, चलो 5 करोड़ का। तो क्या वो 5 करोड़ रिकवर कर सकते हैं? हाँ। मतलब जो भी अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू गेन डायरेक्टर लोग उठाया है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करके, सबका सब रिकवरी करेगा एनसीएलटी। आर यू थ्रू विद दिस? एनसीएलटी के पास पावर है अपॉइंट करने का, डायरेक्शन देने का कि कैसे अब नया अपॉइंटमेंट हो, डायरेक्शन एज टू न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स हो गया ना रे बाबा, तो अगर डायरेक्टर हटाया गया तो अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा। तो एनसीएलटी अब बताएगा किस प्रकार से नया डायरेक्टर्स को रखा जाए, क्या प्रक्रिया फॉलो करके नए डायरेक्टर्स को रखा जाए। डायरेक्शंस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बोलो डायरेक्शंस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पूरा मुंह खोल करके बोलो डायरेक्शंस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, हु विल डायरेक्ट एज टू हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ new directors will take place, and you will have to appoint the new directors by following the procedure given by NCLT. At that time you cannot say that I am going to follow section 196 से 205। सर क्या बोल रहे हैं 196? अरे अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी रे बाबा, उसके अलावा एनसीएलटी ने जो आपको बोला है उसके अलावा छोड़ो, जो एनसीएलटी प्रोसीजर बनाएगा वही तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आर वी थ्रू विद दिस? एनसीएलटी ऐसा भी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कंपनी को बोल सकता है जो डायरेक्टर एनसीएलटी को रिपोर्ट किया करेगा। मेरे लिए एक दो आदमी रखो जिसको हम जब बुलाए वो आए, मेरे को वीकली रिपोर्टिंग करे कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है। नहीं समझा रहे बाबा? सो एनसीएलटी कैन ऑल्सो आस्क द कंपनी टू अपॉइंट डायरेक्टर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपोर्टिंग टू एनसीएलटी। नहीं समझा? पॉइंट नंबर एल, एनसीएलटी भी एकदम बनिया बुद्धि लगा रहा है, बोला हमारा कॉस्ट इतना है। आप लोग का केस देखे, आप लोग का केस देखे ना, तो एनसीएलटी फोकट में केस देखेगा तेरा? ओए बेशरम भैया, एनसीएलटी आप लोग का केस फोकट में देखेगा कि कॉस्ट लेगा? तो उस कॉस्ट जो है वो लास्ट में, जैसे बिल में हम लोग लास्ट में अमाउंट लिख देते हैं ना, ये रहा, ये सब में नहीं हो, ये लास्ट में बिल। तो कॉस्ट दैट एनसीएलटी विल इंपोज, क्या बताओ? तो पॉइंट नंबर है, मेरे बच्चों का फेवरेट है, एनसीएलटी कैन पास एनी ऑर्डर विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट मतलब क्या? इंसाफ, फेयर, एंड इक्विटेबल मतलब इक्वलिटी। सो एनी ऑर्डर विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, एनी ऑर्डर विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। सच सच बताओ, क्या याद करना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। और जोड़ा जोड़ा में याद रखने का, जोड़ा में याद कर। देख, सबसे पहले पॉइंट नंबर है तो बहुत सिंपल था, डायरेक्शंस। एनसीएलटी विल प्रोवाइड द डायरेक्शंस, डायरेक्शन हैज टू कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर, डायरेक्शन हैज टू कंडक्ट ऑफ कि हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर अफेयर्स इन फ्यूचर। फिर जोड़ा जोड़ा में याद रखो। देखो इधर देखो, एक जोड़ा क्या था? शेयर्स का। देखो एक जोड़ा है शेयर्स का, कि आपका शेयर हम लोग किसी और को खरीदवा देंगे, किसी मेंबर को या फिर कंपनी को। शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर एंड अलॉटमेंट ऑफ व्हाट शेयर्स। तो एक जोड़ा क्या चीज का था? एक जोड़ा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर्स या फिर विद द थर्ड पार्टीज। और फिर तो डायरेक्टर को पकड़ो, चार्टो पॉइंट डायरेक्टर से ठोक दो, डायरेक्टर को रिमूव करो, उसे अनड्यू एडवांटेज लो, नया डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है, और कुछ हमरे लिए भी रखो डायरेक्टर रिपोर्टिंग के लिए। खत्म खत्म बेटा। चार्टो पॉइंट तो डायरेक्टर को पकड़ कर ठोक देना है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिकवरी, डायरेक्टर को पकड़ो, उसको हटाओ, उसे अनड्यू एडवांटेज जो कमाया वो वापस लो। नया डायरेक्टर कैसे रखना है उसके बारे में बताओ, और कुछ डायरेक्टर हमरे लिए जो रखना है वो भी रखो, जो मेरे को रिपोर्टिंग करे। और फिर मेरा कॉस्ट इतना है, जस्ट एंड इक्विटेबल। सो इट्स सो डैम सिंपल रे बाबा। सिंपल रहता नहीं है, बनाया जाता है। पढ़ने के बाद सभी कुछ सिंपल है। डायरेक्शंस, अरे एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगा? सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है? 241 के 242? हाँ, 242 का सबसेक्शन 1, एनी ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सबसेक्शन 2 बोलता है विदाउट अफेक्टिंग what we have already said in subsection, without affecting what we have already said in subsection 1, you would like to add
NCLT can pass following orders also. Direction has to conduct of company's affairs in future. फिर जोड़ा जोड़ा से शेयर्स का एक जोड़ा है, मेंबर लोग का जो शेयर है दूसरा मेंबर लोग को खरीदवा दो या कंपनी को खुद से खरीदवा दो. रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन से दो पॉइंट है. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे एमडी मैनेजर लोग का, थर्ड पार्टीज का. फिर डायरेक्टर को पकड़ो और निकालो, चौथा पॉइंट, निकाल दो, अनड्यू एडवांटेज ले लो. अनड्यू एडवांटेज ले लो मतलब जो कमाया है वो ले लो, रिकवरी. नया डायरेक्टर कैसे आएगा, मैनर बताओ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सम डायरेक्टर्स हु विल बी रिपोर्टिंग टू एनसीएलटी. कॉस्ट जस्ट एंड इक्विटेबल. आर वी थ्रू विद दिस? ये था सेक्शन नंबर कौन सा? अब सेक्शन 242 में ये भी लिखा हुआ है कि एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर आएगा कंपनी को किसको जमा करना पड़ेगा? हाँ, आरओसी. बिल्कुल, आप लोग आरओसी को कैसे भूल गए बेटा? एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा इट मस्ट बी सबमिटेड टू बाय कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर. विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द ऑर्डर? 30 डेज. तो एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा कंपनी मस्ट सबमिट टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर. फिर आगे जाकर के सेक्शन 242 में ये भी लिखा हुआ है कि एनसीएलटी अगर चाहे तो आपका एमओए और एओए को भी ऑल्टर कर सकता है. क्या ऑल्टर कर सकता है बताओ तो? क्योंकि यहां तो लिखा होता है एनी ऑर्डर. माय गॉड, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा होता है? एनी ऑर्डर. तो क्या एनसीएलटी तुम्हारा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है? उस समय वो एसआरएनजीएम खेलेगा. हम लोग क्या सीखते हैं, आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? तो क्या उस समय जब एनसीएलटी आर्टिकल्स को ऑल्टर करेगा एसआर पास करवाएगा? हाँ, ट्राइब्यूनल में सबसे होल्डर को बुला लेगा? नहीं. तो एनसीएलटी इज अ पावर इवन टू ऑल्टर एमओए एंड एओए. एंड एनसीएलटी का अगर बस चले तो आगे ये भी बोल सकता है ऑर्डर में कि अब कंपनी जो है इस एमओए और एओए को और ऑल्टर नहीं करेगा. या फिर एनसीएलटी ये बोल सकता है कि अगर ऑल्टर करेगा तो एनसीएलटी से पूछ करके करेगा. आई रिपीट, एनसीएलटी इज अ पावर टू ऑल्टर एमओए एंड एओए and further direct the company not to make any further alteration in MOA and AOA. या फिर NCLT may also order that if the company wants to make further alteration in MOA and AOA, it will require the leave of tribunal. Leave मतलब permission of tribunal. या तो NCLT में alter MOA and AOA and direct that no further alteration is possible by the company. या फिर NCLT ऐसा भी बोल सकता है कि okay, further alteration is possible but after the prior approval of the tribunal. Are we through with this? संभालते जा रहे हैं. तो एनसीएलटी एमओए और एओ को भी क्या कर सकता है? ऑल्टर. और तुमको फर्दर ऑल्टरेशन से रोक सकता है. या तो रोक सकता है या फिर बोल सकता है कि अगर करना है तो परमिशन चाहिएगा. किसका परमिशन? ट्राइब्यूनल का. अभी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स. नेक्स्ट सेक्शन बताओ, बोलिए. सेक्शन 241 में क्या था? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. 242 में ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. 243 एकदम छोटा सा नन्ना सा सेक्शन है. सेक्शन 243 क्या बोलता है? सुन लो. सेक्शन 243 बोलता है कि जो 242 में, सर अब क्या पढ़ा रहे हैं अभी? सेक्शन 243 पढ़ा रहे हैं. सेक्शन 243 में लिखा हुआ है जो आप 242 में टर्मिनेट किए थे, मॉडिफाई किए थे कॉन्ट्रैक्ट, कौन किया था? एक फूटी कौड़ी किसी को कॉम्पेंसेशन देने का दरकार नहीं है. चाहे वो डायरेक्टर मैनेजर रहा हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रहा हो. कर दिया, कैंसिल कर दिया. नहीं तो हम लोग तो सीखते हैं ना, डायरेक्टर को समय के पहले निकाल दो तो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है. एनसीएलटी निकालेगा तो क्या कॉम्पेंसेशन देंगे? ओला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अगर हो जाए, एनसीएलटी क्या ओला वालों को कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा कंपनी से? नहीं. तो आई रिपीट, सेक्शन 243 में लिखा हुआ है कि by virtue of the powers in section 242, if any agreement or contract gets modified, terminated, cancelled, set aside, whatever, no party can demand any sort of compensation from the company. No compensation will be awarded to them. Further, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर थे ना, they cannot be appointed as MD manager in the company for next 5 years. They cannot be appointed as MD manager in the company for next 5 years without the approval of tribunal. हम इस एमडी को निकाल दिए,
बोले थे ना निकाल सकते हैं, अरे बाबा टर्मिनेट कर सकते हैं, एमडी को टर्मिनेट कर दिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिए। अगला 5 साल तक ये वापस से एमडी मैनेजर नहीं बन सकता है, सारे कंपनी में कि केवल इस कंपनी में, इन द कंपनी, द स्पेसिफिक वर्ड है द। अगर इन अ कंपनी लिखा हुआ रहता ना तो किसी भी कंपनी में नहीं बनने देते। इन अ कंपनी नहीं लिखा हुआ है, इन द कंपनी। द कंपनी मतलब स्पेसिफिक कंपनी जिससे तुमको निकाला गया। पर मैं अ और द, यू कैन नॉट बिकम फॉर नेक्स्ट 5 years डायरेक्टर इन अ कंपनी, कोई भी कंपनी में नहीं बनी, इन द कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी, विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। और फिर ये भी लिखा हुआ है किसका अप्रूवल चाहिएगा। आज मान लो सुब्रोजीत को हम लोग निकाल दिए थे, सुब्रोजीत वापस से एमडी नहीं बन सकता 5 साल में इस वापस से इस कंपनी में, बट बन सकता किसका अप्रूवल के बाद। तो सुब्रोजीत मान लो कंपनी में वापस से अपना वापसी करना चाहता है, एमडी बनना चाहता है, तो सुब्रोजीत किससे अप्रूवल लेगा। सुब्रोजीत जब एनसीएलटी से अप्रूवल लेने आएगा ना तो सीजी को भी एक नोटिस देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस देगा कि हम ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेने जा रहे हैं कि हमको एमडी बनना है। और फिर ट्राइब्यूनल को सीजी को एक अपॉर्चुनिटी हर्ट देना पड़ेगा कि सीजी आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं समझा रहे बाबा, ओह वेरी कॉम्प्लेक्स। अप्रूवल ऑफ किसका चाहिएगा, एनसीएलटी। बट द पर्सन हु वांट्स टू बिकम द एमडी, which person who was removed na re baba, he cannot become MD for next 5 years, but he wants to become in the same company, then he needs a prior approval of tribunal. While he was applying for the approval of NCLT, while applying for the approval of tribunal, he must also give a notice to CG that is applying for the approval of tribunal. And if CG has anything to say, CG will say it to tribunal, because tribunal will give opportunity hurt to CG. Tribunal order pass करने के लिए किसका बात सुनेगा, opportunity hurt किसको देगा, CG। बुद्धि में जा रहा है। And after taking into suggestion given by CG, tribunal decide करेगा कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको हटा चुके थे और मना किए थे कितना साल तक नहीं बन सकता, 5 साल, लेकिन बन सकता है मेरे से पूछने के बाद। लेकिन मेरे से पूछने के बाद, मेरे से पूछो लेकिन सीजी को भी बता दो कि तुम मेरे से पूछ रहे, हमसे पूछना है लेकिन सीजी को बता देना कि हमसे पूछने आ रहा है। और सीजी तुमको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, तुम बुद्धि में जा रहा है। ये था सेक्शन नंबर कौन सा, नेक्स्ट सेक्शन, बस सेक्शन 244 एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मार्किंग करेंगे। अरे यहां तक संभाल नहीं है तो, हाँ सर 241 में आप इतना सुपर पढ़ाए, ऑपरेशन एंड 242 तो आप एकदम मतलब पूरा एकदम 242 को एकदम छाप दिया आप तो। बताइए 242 क्या था, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। 243 तो बच्चा था, अरे बच्चा 243 तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा और सेम कंपनी में तुम अपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल। ये कौन सा सेक्शन था, 243। नेक्स्ट सेक्शन, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है सेक्शन 244 पढ़ाने के पहले। हाँ मेरा क्वेश्चन ये आपसे है, क्या एक मेंबर के साथ जागती, एक अकेला मेंबर के साथ जागती ऑपरेशन माना जाएगा। हाँ हाँ बार बार हो रहा है, अफेयर्स है, अफेयर्स एक ही मेंबर के खिलाफ है, अफेयर्स अगेंस्ट द मेंबर अफेयर्स कंडक्ट हुआ है, क्या ऑपरेशन माना जाएगा। हाँ तो कहां जा सकते हैं आप, हाँ पक्का। लेकिन एनसीएलटी के पास जब आप जाएंगे ना, आपको कम से कम 100 मेंबर को इकट्ठा करना पड़ेगा यह साबित करने के लिए कि आपके साथ जागती हुआ है। नहीं हुआ आप ही के साथ है, लेकिन 100 मेंबर को लगना चाहिए कि आपके साथ हुआ है। बुद्धि में नहीं जा रहा है, उतना मेंबर इकट्ठा नहीं कर सक रहे मेरे बच्चे। हाँ बाबू बोलो, 1/10 को इकट्ठा कर लो, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। मतलब अगर कंपनी में 300 मेंबर है, कंपनी में कितना मेंबर है बताना, 300, या तो 100 मेंबर चले जाए, 100 मेंबर इकट्ठा नहीं कर सक रहे आप, कोई बात नहीं, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, टोटल मेंबर 300 है, 300 का 1/10 बता दो, 30, ठीक है। उतना भी नहीं इकट्ठा कर सक रहे हो, अकेले हो, हाँ बोलो। तो 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ तो, 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। वो भी नहीं है तो घर में बैठो,
1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल होना चाहिए। बुद्धि में जा रहा है? मतलब तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, लोगों को लग क्यों नहीं रहा है? अगर हुआ है तुम्हारे साथ तो मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो। नहीं समझा रहे बाबा? अरे लोगों को भी तो लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ हो रहा है ऑपरेशन। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जब तुम्हारे खुद के कंपनी के मेंबर्स को नहीं लग रहा तो एनसीएलटी को कहां से लगेगा? 100 मेंबर इकट्ठा करके लाओ। हाँ तो ठीक है, 1/10 इकट्ठा करके लाओ। वो भी नहीं है तो कम से कम 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल होना चाहिए, विच एवर इज लेस। तीनों में से विच एवर इज, मतलब इधर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, या फिर मेंबर और मेंबर्स बोलो, मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग एट लीस्ट 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखा है, ओए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखा है, उसका 1/10 बता 10,000। तो तेरे पास अगर अकेला 10,000 शेयर है तो तुम आ सकता है क्या? अकेला नहीं है, 2 जन के पास 10,000 शेयर है। हमको 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल से मतलब है, चाहे वो अकेला के पास हो, चाहे 2 किला के पास हो, चाहे वो 3 किला के पास हो। Are we through with this? So lower of 100 members, 1/10 of total member and 1/10 of issued share capital may apply to किसके पास? ट्राइब्यूनल। अच्छा, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, ये तो कंपनी में शेयर कैपिटल होगा तभी होगा ना रे बाबा 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। जिस कंपनी में, ऐसा भी तो कंपनी होता है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं रहता, गारंटी कंपनी, इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तब ये सब नहीं देखना है, उसमें खाली 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स बोलो। टेल मी अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो गारंटी कंपनी में कितना बोला गया? 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। उसमें 3 तो नहीं है, खाली 1 तो है। 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स कैन अप्लाई टू किसके पास? अंडर सेक्शन फॉर क्लेमिंग रिलीफ, फॉर क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एज पर सेक्शन 241। तुम्हारे साथ 241 में जागती हुआ है, तुम 242 में ऑर्डर चाहते हो एनसीएलटी का, माय गॉड, तो 244 में इतने मेंबर्स को अपील करना पड़ेगा एनसीएलटी के पास। वंस मोर यू कैन अप्लाई टू एनसीएलटी। हाँ, हाउ मेनी मेंबर्स एज पर सेक्शन 244? नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर सेक्शन क्या हुआ? 100, 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप ट्राइब्यूनल के पास आ सकते हैं। अगर ट्राइब्यूनल देखा कि केस टू केस कि आपके साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है ऑपरेशन, एंड ट्राइब्यूनल में लोअर द लिमिट ऑल्सो। अब ट्राइब्यूनल कब लिमिट लोअर करेगा ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो ट्राइब्यूनल का मन, जज का मन। जज सर्वोत्तम है। एनसीएलटी का जज बोला ठीक है चलो, आई लाइक यू, आई लिसन योर केस, देन एनसीएलटी में लिसन द केस। तो एनसीएलटी कैन लोअर इट ऑल्सो। क्या रे बाबा? आर वी थ्रू विद दिस? एक बार जितना पढ़े ना पहले उतना मार्क करते हैं। लेकिन ये कॉल्स इन एरियर कर रखा है। क्या कर रखा है? सुनना, जो मेंबर खुद ही कॉल्स इन समझ में आता है? कॉल से मतलब कंपनी ने मंगवाया, कंपनी ने कॉल किया बट मेंबर ने पैसा नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं? कॉल से। तो तुम खुद जागती करता है। ऐसा इंसान जो रुपया मारा है उसको हम लोग जाने देंगे क्या? सिंस इट्स अ न्यू प्रोविजन तो ये आपको एक हैंडआउट से पढ़ना पड़ेगा। हैंडआउट प्लीज कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए देखिए, चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड क्या बताइए तो मिसमैनेजमेंट। अब देखिए कितना जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि लेक्चर हो चुका है, अब हम मार्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले 241, ये 241 क्या है रे? हाँ, माथे पे लिख दो सेक्शन। अरे कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा दिमाग का। सेक्शन 241 एकदम घुस करके पढ़ो। सेक्शन 241 बोलता है कि हम लोग एप्लीकेशन किसको करेंगे बताओ तो? ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 1, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट, दिखाई दे रहा है? पॉइंट नंबर ए, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओहो, अफेयर्स को कुछ करिए, अफेयर्स मत करिए, अफेयर्स को कुछ करिए। अफेयर्स को क्या किए? और उसके माथे पे लिखो प्लूरल। प्लूरल मतलब अफेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक अफेयर सबको अलाउड है, बट अफेयर्स अलाउड नहीं है। अफेयर्स यानी प्लूरल, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना? अब चीज समझो, मतलब इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर देखा जाए, सुब्रोजीत का अफेयर चल रहा है, ठीक है, चल सकता है क्या?
लेकिन इसका अफेयर्स चल रहा है, तो जागती कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये लड़का? तो वही यहां पर बोला गया, अफेयर ठीक है बट क्या नहीं होना चाहिए? अफेयर्स। अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन को बोला करो और उसके माथे पे लिखो पास्ट टेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम पास्ट टेंस भी कवर किया गया। हैव बीन अंडरलाइन करके क्या लिखा? पास्ट टेंस। आर बीइंग, हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड। आर बीइंग कंडक्टेड को अंडरलाइन करके लिखो प्रेजेंट टेंस। इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट दिखाई दिया। पब्लिक इंटरेस्ट को अंडरलाइन करके पॉइंट 1 दे। पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 1। और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम को अंडरलाइन करके पॉइंट 2। हिम और एनी अदर मेंबर को अंडरलाइन करके पॉइंट 2। हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स को अंडरलाइन करके पॉइंट 2। हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स को अंडरलाइन करके पॉइंट 2, मतलब मेंबर और मेंबर्स इंटरेस्ट। हिम यहां पर कौन था? मेंबर। और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स। समझ में आया? सुनो ना, तुम्हारे साथ जागती नहीं हुआ है, आपके साथ जागती नहीं हुआ, आपके किसी दूसरे मेंबर के साथ जागती हुआ है, फिर भी आप जा सकते हैं? बोलिए हाँ। या तो आपके साथ हो गया या किसी और मेंबर के साथ, मेंबर्स के साथ। पॉइंट 2 दे दिया। और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी को पॉइंट नंबर 3 दे देना। प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी को अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर 3। और को गोला करो। कहां है सर? जहां मार्क कर रहे हैं वही है, पॉइंट बी के ठीक ऊपर और को गोला किया। और पॉइंट नंबर बी, द मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज को अंडरलाइन करो। Not being a change brought about by or in the interest of any creditor, debenture holder or any class of shareholders of the company. मतलब material change apart, material change हुआ है, but not that change, not that change which was brought about for the interest of the creditors of the debenture holders of the shareholders or any class of them. If some changes were made in the management or control, if some changes were made in the for the interest of the creditor, debenture holder, shareholders or any class of them, we are not talking about that change, by the way. We are talking about material change other than, we are talking about material change other than the changes which were made for the interest, other than the changes which are made for the interest of creditor, debenture holder or members. Are we through with this? जो चेंज किया गया क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर की भलाई के लिए, उस चेंज का बात हो रहा है? नहीं। वापस से पढ़ो पॉइंट नंबर बी। मटेरियल चेंज not being a change brought about or in the interest of any creditor, including debenture holders and a class of shareholders of the company, has taken place in the management. मटेरियल चेंज कहां हुआ है बताना। सुनना, जो मटेरियल चेंज था ना, वापस से पढ़ो पॉइंट नंबर बी क्या था? मटेरियल चेंज नॉट बीइंग जो है ना, वो आप ब्रैकेट में कर दीजिए। नॉट बीइंग से लेकर के शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी तक ब्रैकेट में। आप समझ गए? वापस से पढ़ते हैं। अब बिना ब्रैकेट के पढ़ो। अब ब्रैकेट पहले बताओ कहां से कहां तक लगाए? नॉट से बिंग तक लगाए हैं क्या? पूरा कहां ब्रैकेट में किसके अंदर रखे हो? ब्रैकेट में रखे हो नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ब्रैकेट क्लोज। पक्का? अब बिना ब्रैकेट के पढ़ो पॉइंट नंबर बी। मटेरियल चेंज हैज, मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस कहां पर? इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द, कहां पर मटेरियल चेंज हुआ है? मैनेजमेंट और कंट्रोल। कोई बता सकता है मटेरियल चेंज कैसे होता है मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी में? चेंज इन द एमडी मैनेजर, अरे ऑल्टरेशन ऑफ द एमडी मैनेजर और एनी अदर डायरेक्टर। चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स और चेंज इन मेंबरशिप। शेयर्स तो जरूरी नहीं है सारा कंपनी में हो। क्या गारंटी कंपनी में शेयर रहेगा? तो उसमें चेंज क्या होगा? मेंबरशिप। वेदर बाई दिखाई दे रहा है क्या? बोलता है कैसे चेंज हुआ मैनेजमेंट और कंट्रोल में? वेदर बाई एन ऑल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर और इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी शेयर्स और इफ इट हैज नो शेयर कैपिटल इन इट्स मेंबरशिप और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, बट चेंज हो गया। सुनो ना, वेदर से लेकर के व्हाटसोएवर तक को ब्रैकेट में रखो। वेदर से लेकर के व्हाटसोएवर तक, ये वेदर से लेकर के व्हाटसोएवर तक को ब्रैकेट में रखे हो क्या?
ये ब्रैकेट में हम लोग क्या रखे हैं कि जो मटेरियल चेंज हुआ दोस्तों, जो मटेरियल चेंज हुआ कहां पर हुआ? बोर्ड ऑफ मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल। मटेरियल चेंज कहां हुआ? वो कैसे हुआ? मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल कैसे हुआ वो हम ब्रैकेट में रखवा दिए। whether by alteration in the board of directors or the manager or change in the ownership of the shares, or if the company is having no share capital, the change in the membership, or by any other change whatsoever. Once more, अब वापस से पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर बी बिना ब्रैकेट के। पॉइंट नंबर बी पढ़िए, क्या हुआ रे? हाँ, पॉइंट नंबर बी, द मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस को गोला करो। मटेरियल चेंज होगा कि हो चुका? मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस को बोला करो, हैज टेकन प्लेस। एक बच्चे को नहीं मिल रहा है हैज टेकन प्लेस, हम लोग बिना ब्रैकेट्स के पढ़ रहे हैं ना। वापस से पढ़ो पॉइंट नंबर बी, द मटेरियल चेंज, बोलो ना। एक बच्चा बोलेगा नॉट बीइंग अ चेंज, कहां पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? तो ब्रैकेट में घुसा दिए ना, मतलब मेन चीज पढ़ो पॉइंट नंबर बी में। द मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस कहां पर? in the management or control of the company, and that by reason of such change, समझ आया? Because material change has taken place, ओए मेरे को सुन, material change has taken place in the management or control, material change has taken place in the management or control, and because of such change it is likely, दिखाई दे रहा है क्या? likely को बोला करो, that the affairs of the company will be conducted, दिखाई दे रहा है क्या? will be conducted को अंडरलाइन करके लिखो फ्यूचर टेंस। will be conducted को अंडरलाइन करके लिख देना फ्यूचर टेंस। अजय, will be conducted को लिखा फ्यूचर टेंस, in a manner prejudicial to the interest of its members, in a manner prejudicial to its interest, दिखाई दिया? आराम से वापस से पढ़ो, will be conducted in a manner, will be conducted in a manner prejudicial to its interest। माइक्रोस्कोप लेकर के पढ़ना पड़ता है। वेरी गुड। प्रीजुडिशियल टू इट्स इंटरेस्ट मतलब, तो इट्स इंटरेस्ट को अंडरलाइन करके लिखो कंपनीज इंटरेस्ट। इट्स इंटरेस्ट को अंडरलाइन करके क्या लिखे हैं? कंपनीज इंटरेस्ट। और इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। क्या बोले थे, क्या कवर्ड नहीं रहेगा? फ्यूचर टेंस में पब्लिक इंटरेस्ट कवर्ड नहीं है, पक्का? मे अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, तब आप, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप कहां जा सकते हैं? ट्राइब्यूनल यानी कौन? प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन नंबर कौन सा? 244। अरे तेरे पास नंबर तो होना चाहिए 244 में जाने का। यू मे अप्लाई टू ट्राइब्यूनल प्रोवाइडेड यू हैव अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन नंबर कौन सा? 244 फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। और ऑर्डर किस सेक्शन में आएगा? 242। पॉइंट नंबर 2, सीजी को बोला करो। याद है हम बोले थे अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो ट्राइब्यूनल के पास कौन जा सकता है? सीजी। सीजी इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड को बोला करो। सीजी में खाली प्रेजेंट टेंस कवर्ड है, बोले थे ना सीजी में खाली क्या है? आर बीइंग कंडक्टेड। आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को बोला करो। सीजी ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकता है ओनली द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। It may itself apply to the tribunal for an order under this chapter. Are we through with this? Note, this section corresponds to section number 397 of Companies Act 1956. उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग में हो, सेक्शन 242 दिखाई दे रहा है क्या? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल दिखाई दिया क्या मेरे बच्चों? इंसाफ कौन करेगा? मुंह खोल करके बोलो। वहां क्वेश्चन लिखो, सेक्शन 242 पावर ऑफ ट्राइब्यूनल के बगल में व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स NCLT pass? What kind of orders NCLT pass? What kind of orders NCLT pass? मेरा क्वेश्चन आप लोग से, what kind of orders can NCLT pass? Point number 1 पढ़ो। Point number 1, if on any application made under section 241
इफ ऑन एनी एप्लीकेशन मेड इन सेक्शन 241 कर दिया ना उसको। अरे एप्लीकेशन कौन सा सेक्शन में हो रहा था? 1 गायब है इसमें गायब है। फिर इफ ऑन एनी एप्लीकेशन मेड इन सेक्शन नंबर कौन सा बताइए ना? 241। द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, पॉइंट नंबर ए, मतलब ट्रिब्यूनल को भी तो ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ ये सब जागती हुआ है। ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, पॉइंट नंबर ए, दैट द कंपनीज अफेयर्स हैव बीन और आर बीइंग, वही सब चीज वापस से लिखा हुआ है, have been or are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any members or prejudicial to public interest or in a manner prejudicial interest of the company। सर बहुत फास्ट जा रहे हैं। अरे बेशरम, वही चीज लिखा हुआ है कि हाँ ट्राइब्यूनल भी इस नतीजे पे पहुंचा है कि हाँ मेरा भी यही ओपिनियन है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन or are being have been conducted or are being conducted against either company's interest or members interest or public interest। and तो पढ़ना नहीं है, पॉइंट नंबर बी नॉट नोटिफाइड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम भी नहीं पढ़ाए थे। तो पॉइंट नंबर बी जो है वो नहीं पढ़ना है, नॉट नोटिफाइड, सीधा 3 लाइन स्किप करके आओ। द ट्राइब्यूनल में विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग टू एन एंड, दिखाई दिया, द मैटर्स कंप्लेंट ऑफ, खत्म करना है मेरे को जो आप लोग मैटर्स मेरे को कंप्लेन किए थे। मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, समझ में आया? हम कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं टू ब्रिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। लिख दो ना बगल में, दैट इज एनसीएलटी कैन पास एनी ऑर्डर, दैट इज एनसीएलटी कैन पास एनी ऑर्डर to put an end to O and M, to put an end to OM and what is OM and? Operation mismanagement। सबसेक्शन 2 में आइए, सबसेक्शन 2 विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द पावर अंडर सबसेक्शन 1, मतलब विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ पावर अंडर सबसेक्शन 1 मतलब विदाउट अफेक्टिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड, माय गॉड, विदाउट अफेक्टिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड इन सबसेक्शन 1 कि हम लोग कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, बिना उसको अफेक्ट किए हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि एन ऑर्डर अंडर दैट सबसेक्शन में प्रोवाइड फॉर, देखो पॉइंट नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स। पॉइंट नंबर ए क्या था? हाँ तो डायरेक्शन मतलब क्या? रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, किस तरीके से कंपनी अपना अफेयर्स को क्या करने वाला है, कंडक्ट इन फ्यूचर। पॉइंट नंबर बी, फिर जोड़ा क्या था रे? पॉइंट नंबर बी, परचेज ऑफ क्या? परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कौन खरीदेगा? बाय अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय द कंपनी। फिर पॉइंट नंबर सी तो नॉट नोटिफाइड है ना रे बाबा। पॉइंट नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बना किए थे ना रे बाबा, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर दूसरा जोड़ा क्या चीज का था? पढ़ो, टर्मिनेशन या फिर सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हाउसओएवर अराइव्ड एट बिटवीन द कंपनी, किसके बीच में हम टर्मिनेट मॉडिफाई सेट असाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को? बिटवीन द कंपनी एंड एमडी या फिर एनी अदर डायरेक्टर और मैनेजर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन which in the opinion of tribunal is just and equitable in the circumstances of the case। कल को उचित लगेगा उस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करेगा। पॉइंट नंबर एफ, किसके साथ मॉडिफाई करेंगे? अदर पर्संस हु आर नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज ई। पॉइंट नंबर एफ पढ़ो, द टर्मिनेशन, here defined the termination, setting aside, modification of any agreement between the company and any person other than those referred to in clause E। बुद्धि में जा रहा है? any person other than those referred in clause E बताए थे ना। फिर खुशखबरी, सीजी तो नॉट नोटिफाइड ना, सी और जी। फिर पॉइंट नंबर एच, पॉइंट नंबर एच बताओ, रिमूवल ऑफ एमडी मैनेजर और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, रिमूवल ऑफ एमडी मैनेजर और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। पक्का? अब डायरेक्टर को पकड़ करके चार पॉइंट है ना रे बाबा, ओए डायरेक्टर को हटा दिए, फिर अनड्यू एडवांटेज। पॉइंट नंबर आई, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन को बोला करो, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन मेड बाय एनी
MD, manager or director during the period of his appointment as such and the manner of utilization of the recovery. और सुनो, कंपनी रिकवर तो कर लिया, सुन लीजिए, कंपनी क्या करेगा, एनसीएलटी ऑर्डर कर दिया कि कंपनी मस्ट टेक द रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, कंपनी विल हैव टू टेक द रिकवरी ऑफ, और फिर वो अनड्यू गेन जब कंपनी रिकवर कर लेगा तो कहां लगाएगा ये भी एनसीएलटी बताएगा कि जो रुपया हम लोग को वापस मिल रहा है, किसको वापस मिल रहा है, हाँ, तो कहां लगाना है ये भी एनसीएलटी बताएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में लगा दो, या फिर कोई आइडेंटिफाइबल विक्टिम है, बोलो, मतलब पता ही है कि ए नाम का शेयर होल्डर को नुकसान हुआ है तो ए को कॉम्पेंसेशन कर दो। जो भी अनड्यू गेन का रिकवरी होगा उसका रुपया कहां लगाना है कौन बताएगा। पढ़ो पॉइंट नंबर आई वापस से, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, recovery of undue gain made by MD, manager, director during the period of appointment and the manner of utilization of the recovery including transfer to investor education protection fund or repayment of identifiable victims. Point number J, manner in which MD or manager of the company may be appointed. बुद्धि में जा रहा है किस तरीके से अब हम लोग MD और मैनेजर को अपॉइंट करने वाले हैं। अब सुनो, खास बात क्या है, इतना देर से एमडी, मैनेजर, एनी अदर डायरेक्टर था, लेकिन यहां पर जब मैनर बोला जा रहा है ना तो मैनर ऑफ खाली बोला जा रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, मैनेजर, एनसीएलटी बताएगा। देखो पॉइंट नंबर जे, द मैनर इन विच एमडी और मैनेजर ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड, नॉट एनी अदर डायरेक्टर। आप समझ नहीं रहे, तो पॉइंट नंबर जे वापस से पढ़ो, द मैनर इन विच एमडी और मैनेजर ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड, उसके बगल में ब्रैकेट में लिख दो appointment of any other director not covered here, appointment of any other director not covered here। आप समझ नहीं रहे, इतना देर से क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो रहा था तो किसका हो रहा था, एमडी, मैनेजर, एनी अदर डायरेक्टर, रिकवरी भी हो रहा था तो एमडी, मैनेजर, एनी अदर डायरेक्टर। बट व्हेन एनसीएलटी विल प्रिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली एमडी और मैनेजर, नॉट एनी अदर डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 6 वापस से पढ़ो, द मैनर इन विच एमडी, मैनेजर ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर, सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग एमडी और मैनेजर ऑफ द कंपनी मेड इन द क्लॉज एच। ऊपर में क्लॉज एच में हम लोग हटा रहे थे ना, देखो ऊपर में क्लॉज एच में क्या था, रिमूवल ऑफ एमडी, मैनेजर और एनी अदर डायरेक्टर, बट it will prescribe the manner of appointment of only MD or manager. Are we through with this? Can it remove any other director? Huh? Yes. But it cannot prescribe the manner of appointment of any other director. Under point number J. फिर K में आओ, K में हम बोले थे ना हमरे लिए भी एक दो डायरेक्टर लोग को रख दो जो हमको रिपोर्टिंग करे। पढ़ो के, अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर्स who may be required by the tribunal to report to the tribunal on such matter as tribunal में direct। जो जो चीज के ऊपर हम रिपोर्टिंग करने बोलेंगे उन लोग मेरे को करेगा। पॉइंट नंबर L, imposition of costs, कॉस्ट को गोला कर दो। एंड पॉइंट नंबर M, any other matter, just and equitable को गोला कर दो। सबसेक्शन 3 में आइए, अ सर्टिफाइड कॉपी, दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ए कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल को अंडरलाइन करो, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल को अंडरलाइन करो। किसको जमा करोगे, कौन जमा करेगा, फाइल्ड बाय कंपनी विद आरओसी को गोला करो, फाइल्ड बाय कंपनी विद आरओसी। 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल को गोला करो, 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल को अंडरलाइन कर दो। किया, कितना दिन में जमा करेगा, 30 डेज ऑफ माई बर्थडे, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। पॉइंट 4, ट्राइब्यूनल इंट्रीम ऑर्डर भी पास कर सकता है। इंट्रीम ऑर्डर मतलब अभी ट्राइब्यूनल फैसला नहीं सुना रहा है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कंफर्म कि नॉट कंफर्म। ट्राइब्यूनल हैज नॉट येट कम टू द ओपिनियन दैट देयर वाज एन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बट फिर भी कुछ ऑर्डर पास कर सकता है, वो उसको बोलते हैं इंट्रीम ऑर्डर। इंट्रीम ऑर्डर मतलब केस खत्म होने के पहले, कंक्लूजन पहुंचने के पहले। तो ट्राइब्यूनल जो उचित लगेगा उसको इंट्रीम ऑर्डर भी पास कर सकता है, किसको उचित लगे, कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है वो, एज ट्राइब्यूनल में डीम फिट। यस, एनसीएलटी कैन पास एनी इंट्रीम ऑर्डर व्हिच ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट, व्हिच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। पॉइंट नंबर
Tribunal may, on the application of any party to the proceeding, make an interim order which it thinks fit for regulating the conduct of the company's affairs upon such terms and conditions as appear it to just and equitable, as appear to it to be just and equitable. जो किसको उचित लगे, एनसीएलटी को. Point number 5. Where an order of the tribunal under subsection 1, where order of tribunal under subsection 1 makes any alteration in MOA or AOA, subsection 1 क्या था? Any order. Subsection 1 क्या था रे बाबा? Any order. तो उसमें हम MOA और AOA को भी ऑल्टर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो वही लिखा हुआ है इसमें कि अगर एनसीएलटी ने तुम्हारा MOA या फिर AOA को क्या किया, पॉइंट 5 का सेकंड लाइन से पढ़ना, देन नॉटविथस्टैंडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग मतलब हिंदी में बोलो, भाड़ में गया एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, company shall not have the power except to the extent if any permitted in the order. कंपनी के पास कोई पावर नहीं रहेगा एमओए और एओए को ऑल्टर करने का, एक्सेप्ट अगर ट्राइब्यूनल ने कुछ बोला था कि आप कर सकते हैं तो वही काम कर सकते हैं, जो ट्राइब्यूनल बोलेगा वही काम कर सकता है. टू मेक विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल एनी ऑल्टरेशन whatsoever which is inconsistent with the order either in memorandum or articles. कंपनी का अगर एमओए और एओए कौन ऑल्टर किया, हाँ बोलो, तो अब कंपनी चाहे तो क्या खुद से एमओए और एओए वापस से ऑल्टर कर सकता है? नहीं कर सकता, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल. देखो विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल था ना सेकंड लास्ट लाइन में. ए बेटा सेकंड लास्ट लाइन में विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल को कुछ किया क्या? पॉइंट 5 में लिख दो, या पॉइंट 5 खत्म हो रहा उसके बाद लिख दो, इफ एनसीएलटी हैज ऑल्टर्ड एमओए और एओए, if NCLT has altered MOA or AOA, if NCLT has altered MOA or AOA, then company cannot make any further alteration. Company cannot make any further alteration company cannot make any further alteration without prior approval of tribunal. Company cannot make any further alteration without prior approval of tribunal. फिर पॉइंट 6 से 8 तक ब्रैकेट लगा दो, वही चीज लिखा हुआ है. पॉइंट 6 में वही लिखा हुआ है कि एनसीएलटी जो ऑल्टर कर रहा है, ओए कौन ऑल्टर कर रहा है, क्या ऑल्टर कर रहा है? इट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ इट वाज ऑल्टर्ड बाय कंपनी बाय फॉलोइंग कंपनीज एक्ट. जिस तरीके से कंपनी ऑल्टर करता है ना एमओए और एओए को, अभी कौन ऑल्टर किया? तो क्या मान्यता नहीं रहेगा, वैलिडिटी नहीं रहेगा? हाँ, एनसीएलटी भले ही ऑल्टर करे एमओए और एओए को, इट शैल हैव द सेम इफेक्ट as if they were altered by following the provisions of Companies Act. Actually, we have followed the provision of Companies Act. No, but they shall have same effect as if they were altered by following the provision of the Companies Act. पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है कि जो आपका एमओए और एओए ऑल्टर हुआ है, उसका ऑल्टर्ड कॉपी किसको जमा कर देना? आरओसी. अरे यार एमओए और एओए तेरा चेंज हो गया, तो चेंज एमओए और एओए किसको जमा करेगा? आरओसी. पॉइंट नंबर 8 में लिख दो पेनल्टी. पॉइंट 8 का हेडिंग है पेनल्टी. ये भी एमओए वाला का पेनल्टी है. अगर तुम नहीं माना, एनसीएलटी से बिना पूछे तुमने एमओए और एओए ऑल्टर कर लिया. अच्छा, अगर तेरा एमओए कौन ऑल्टर किया था, तभी तेरे को पूछना है फर्दर ऑल्टरेशन के लिए. माय गॉड, एनसीएलटी ने तेरा एमओए को नहीं छुआ, तेरा एओए को नहीं छुआ, बाद बाकी ऑर्डर पास किया, एमओए और एओए के लिए कुछ नहीं बोला. क्या तुम लोग एमओए और एओए ऑल्टर कर सकते हो?
बच्चा मुंडी हिला रहा है, नहीं नहीं नहीं, गंगा जी में समाने का समय आ गया है। इतना इन डेप्थ एनालिसिस किया जा रहा है, थोड़ा तो आपको अपना भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। ये सब कब होगा? जब बिकॉज ऑफ सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 इफ एनसीएलटी has altered your MOA and then you cannot further alter your MOA and AOA। नहीं समझा रहे बाबा? विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। बट एनसीएलटी ने तेरा MOA और AOA के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तब तो तुम ऑल्टर कर ही सकता है। अच्छा मान लो बोला MOA और AOA को कि ऑल्टर मत करो, फिर भी तुमने ऑल्टर कर दिया, तो देखो पेनल्टी क्या लगेगा। Point number 8, if a company contravenes the provision of subsection 5, the company shall be punishable with fine 1 लाख से लेकर के 25 लाख, 1 लाख से 25 लाख का फाइन है कंपनी के ऊपर। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा उसको तो जेल होगा 6 महीना तक का, और उसके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 से 1 लाख। दिखाई दे रहा है? चेक इट आउट। 25,000 से 1 लाख और बहुत। एक कंपनी के ऊपर पेनल्टी बताओ कितना? कंपनी के ऊपर पेनल्टी, हाँ 1 लाख से 25 लाख पक्का, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है 6 महीना का जेल, और 25,000 से 1 लाख और बोल। तो ये तो याद करना पड़ेगा पेनल्टी। देखो ये जो मोटा सारा बड़ा सारा सेक्शन था, कौन सा था? 242। ये देखो कितना सारा सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, 397, 398, 402, 403, 404, ये सभी याद करना है क्या? नो। पन्ना पलटने का आग को बुझाओ, उसी पन्ना में है सेक्शन 243 लास्ट में, देखो फट से पन्ना पलट देना। सेक्शन 243 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, दिखाई दे रहा है क्या? टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, कॉम्पेंसेशन देंगे, हाँ, और एमडी को मैनेजर को कितना साल तक डायरेक्टर नहीं बनने देंगे? सारा कंपनी में कि इस कंपनी में कितना साल तक? विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। एंड व्हाइल सीकिंग द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी you should give a notice, you should give a notice of your intention to apply to tribunal to CG। बाप रे, you should give a notice of your intention to apply to tribunal to CG। क्या बोल रहे हैं सर? आप किसके पास आ रहे हैं? इस बात का नोटिस कि आप एनसीएलटी के पास आने वाले हैं, सीजी को दे देना। और फिर एनसीएलटी किसको सुनेगा? सीजी। उसके बाद ही फैसला सुनाएगा कि तुमको बनने दिया जाए डायरेक्टर की नहीं बनने दिया जाए। ओह पढ़ो। पॉइंट 1, वेयर एन ऑर्डर, दिखाई दिया क्या? वेयर एन ऑर्डर मेरे अंडर सेक्शन 242, जो ऑर्डर हम लोग पास किए थे ना 242 में, अगर उसे टर्मिनेट, सेट असाइड, मॉडिफाई हो जा रहा है एनी एग्रीमेंट व्हिच वाज रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन। पॉइंट नंबर ए, such order shall not give rise to any claims, such order shall not give rise to, कोई क्लेम आप लोग नहीं मांग सकते हैं whatever against the company। कॉम्पेंसेशन की नो कॉम्पेंसेशन, पॉइंट नंबर ए में हाथ से लिख दो नो कॉम्पेंसेशन। पॉइंट नंबर बी, नो एमडी और डायरेक्टर और मैनेजर उस एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड, सेट असाइड, कॉमा फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, अगला 5 साल तक। 5 साल को बोला करो, 5 साल कब से रहे? From the date of order terminating or setting aside the agreement, without the leave of the tribunal, without the leave of the tribunal मतलब without the permission of the tribunal, be appointed as MD or director or manager of the company। Are we through with this? अगला कितना साल तक? 5 साल, बिना किससे पूछे? एनसीएलटी। ऑफ ऑल द कंपनी की द कंपनी, द को बोला करो। द मतलब क्या होता है? सेम, स्पेसिफिक। Provided that tribunal shall not grant leave under this clause unless notice of the intention to apply for leave, a notice of the intention to apply for leave has been served on CG and government has been given a reasonable opportunity being heard in the matter। समझ में आया? तुमको नोटिस देना पड़ेगा किसको? एनसीएलटी देगा? नहीं, the person who is applying to NCLT must give a notice to CG and NCLT will give CG opportunity of being heard। पॉइंट नंबर 2 में पेनल्टी है। पॉइंट नंबर 2 में लिख दो पेनल्टी। पेनल्टी तो याद करना है। इसमें यही बोल रहा है कि एनसीएलटी ने डायरेक्टर को निकाल दिया, लेकिन वो इतना बड़ा बेशरम है कि फिर भी निकाले जाने के बावजूद भी कंटिन्यू कर रहा है, तब देखो उसको जेल में डालेंगे। और क्या करे? मानता ही नहीं है तो उस डायरेक्टर को जेल में डालेंगे।
6 मंथ्स को गुला करो और 5 लाख रुपया और बोथ। सेक्शन 244 में आइए। सेक्शन 244 राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 दिखाई दे रहा है क्या मेरे बच्चों? राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 में डैश करके लिख दो। लीस्ट ऑफ समझ में आता है? सबसे कम। लीस्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1 100 मेंबर्स। लीस्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1, अरे LIST नहीं LEAST, जंतर हो रे बाबा। हम लिस्ट को लिस्ट बोलेंगे ना, लीस्ट क्यों बोलेंगे? लीस्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1 100 मेंबर्स। पॉइंट नंबर 2 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। पॉइंट नंबर 3 1/10 of issued share capital। 100 मेंबर्स है, 1/10 of total members है, and 1/10 of issued share capital। 1/10 of issued share capital। अच्छा, जहां शेयर कैपिटल नहीं है, पॉइंट नंबर बी पढ़ो। पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल दिखाई दिया। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तब तो कितना? 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स को अंडरलाइन कर दो। प्रोवाइडेड दैट, पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट ट्राइब्यूनल मे ऑन एनी एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट। समझ में आया? मतलब कम मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। बोलिए कौन कौन अलाउ करे? तो एनसीएलटी इन क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में क्या था? अरे वो 100 1/10। क्लॉज बी में क्या था? 1/5। तो उससे कम भी मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी से पूछने के बाद। अच्छा सुनना, अगर ज्वाइंट होल्डर लोग हैं तो उन लोग कितना बार काउंट होगा? एक बार। तुम ऐसा नहीं हो कि ज्वाइंट मेंबर्स को ले आया और बोला ये देखो 2 हो गया, नहीं, वो 2 में नहीं होगा, एक ही काउंट होगा। और कॉल से वाला लोग काउंट होगा? नहीं। तो ये सब चीज लिखा हुआ है यहां पर। और सुनना, जरूरी नहीं है 100 मेंबर मोर्चा निकाल करके लाए एनसीएलटी के पास। तुम अगर उन लोग से राइटिंग में लिखवा ले रहा है कि दे वांट टू अप्लाई, माय गॉड, दे हैव टू इंडिविजुअली कम एंड अप्लाई। आई रिपीट, मान लो हमको 100 जन को इकट्ठा करना है, हम 100 जन को लाएंगे, मोर्चा निकालेंगे, हाँ, कि उन लोग से लिखवा लेंगे कि उन लोग अप्लाई करना चाहता है तो भी होगा। सेक्शन 244 जो था ना, उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगाओ। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जहां खत्म हो रहा है, हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं, एक बार आपको रीड करना है। आज के लिए क्या काफी है क्या? अपना सेक्शन कौन सा बाकी है? 245 क्लास अपार्ट है, मतलब टॉपिक का नाम है क्लास एक्शन, बट क्लास अपार्ट सुपर्ब लेक्चर होने वाला है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो भारतवर्ष में पहली बार लाया गया, इसका कोई पुराना सेक्शन था ही नहीं। और ये लाया गया था सत्यम का जो केस था, उसमें इंडियन इन्वेस्टर्स वर हेल्पलेस, हम बताएंगे सत्यम का केस, और इंडियन इन्वेस्टर हेल्पलेस था। ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 245 क्लास एक्शन लाया गया। कौन सा केस को मद्देनजर रखते हुए? सत्यम। देखो क्लास एक्शन अकेला 2 पन्ना का है पूरा। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।